अगला उदाहरण इसी आवेश संरक्षण के नियम का, युग्म उत्पादन और युग्म विनाश, है ना। तो युग्म उत्पादन ले लें पहले, है ना, उत्पादन, ठीक है साहब। पेयर प्रोडक्शन, है ना, पेयर प्रोडक्शन में जैसे ये मैटर है, द्रव्य है ना, मैटर को हिंदी में कहते हैं द्रव्य। जब इससे गामा फोटोन या इस पर गामा फोटोन अटैक करता है, अब आप जानते हैं ये विद्युत उदासीन पार्टिकल है, गामा फोटोन कहने की भी जरूरत नहीं, आप तो सिंपल फोटोन कह दो। तो सब जब फोटोन इस द्रव्य पर अटैक करता है तो द्रव्य से दो आवेशित पार्टिकल उत्सर्जित होते हैं। एक आवेशित पार्टिकल तो है इलेक्ट्रॉन, सॉरी इसमें इलेक्ट्रॉन पर इधर लिखता रहता है आवेश, ये भी सब छोटी छोटी बात है ना। तो सब जब गामा फोटोन द्रव्य से अन्योन्य क्रिया करता है, उससे टकराता है, तो दो आवेशित पार्टिकल, जिसमें एक तो बता दिया अपन ने इलेक्ट्रॉन, है ना, ठीक है। इसको एग्जैक्ट देखो ऐसे लिखा जाता है, इसको मिटा दूं एक बार में, है ना, इलेक्ट्रॉन। तो आवेश तो बताते हैं अपन नीचे की तरफ और द्रव्यमान बताते हैं ऐसे, है ना। और दूसरा आवेशित पार्टिकल, इसको कहते हैं पॉजिट्रॉन, है ना, ये पॉजिट्रॉन, क्लियर सर। तो सब गामा फोटोन जब द्रव्य से अन्योन्य क्रिया करता है तो दो आवेशित पार्टिकल इमिट होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को हम कहते हैं युग्म उत्पादन। अब युग्म उत्पादन की यानी जोड़े से पैदा होने वाले की इस प्रक्रिया में देखो तो गामा पर कोई आवेश नहीं, प्रक्रिया हो चुकने के बाद भी अगर देखें तो एक इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिट्रॉन है, तो प्रक्रिया के बाद भी अगर आप देखें तो कोई आवेश नहीं, यानी किसी भी प्रक्रिया द्वारा आवेश की उत्पत्ति संभव नहीं है। इसकी विलोम प्रक्रिया, जिसमें गामा फोटोन अन्योन्य क्रिया करके, सॉरी, जिसमें पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन अन्योन्य क्रिया कर गामा फोटोन उत्पन्न करते हैं, उसे युग्म विनाश कहते हैं। अब उसकी अपोजिट प्रक्रिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, युग्म विनाश, है ना, पेयर इनहेलेशन। ये सब एक तो बता दिया इलेक्ट्रॉन और एक बता दिया पॉजिट्रॉन, है ना, जीरो, है ना, आवेश। ये सब गामा फोटोन क्रिएट करते हैं, दो गामा फोटोन दिखा दिए। इस प्रक्रिया को, जिसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन संयोग कर गामा फोटोन का उत्पादन करते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं युग्म विनाश। इसमें आप देखें तो पहले आवेश देखें, इलेक्ट्रॉन पर -C और पॉजिट्रॉन पर +C, यानी 0, और बाद में आवेश देखें तो भी कितना है, 0। तो सर ये कुछ तथ्य थे जिनसे हम ये सिद्ध कर सकते हैं या ये हम बताते हैं कि किसी भी प्रक्रिया द्वारा आवेश की न तो उत्पत्ति संभव है, न ही आवेश का विनाश हो सकता। आवेश सदैव संरक्षित रहता है। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा आपको मजा आएगा, कुछ चीजें इसमें अटैच करते हैं, है ना। अर्थ है, क्लियर साहब। इसके अराउंड जो वायुमंडल है, विभिन्न गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की भी खूब सारी परतें हैं, उसको अपन आयन मंडल के चारों तरफ जो समताप मंडल, मध्य मंडल, है ना साहब, आयन मंडल, ऐसे उनके हमने नाम है। तो सब मैं अर्थ और आयन मंडल की बात कर रहा हूं। आयन मंडल पृथ्वी धरातल से 80 से 400 किलोमीटर का मोटा भाग है ना, काफी मोटाई। पर इसकी धरातल यानी पृथ्वी सतह से ऊंचाई 80 किलोमीटर है और अंत इसका 400 किलोमीटर। इस भाग को आयन मंडल कहते हैं। आयन मंडल को आयन मंडल इसलिए कहते हैं कि साहब सनलाइट इस पर आके गिरती है, तो सनलाइट जब इस पर आकर गिरती है
तो इसमें जो भी अल्प मात्रा में गैसें हैं वो सूर्य से आने वाली अधिकतम ऊर्जा के कारण आयनित हो जाती है, तो धन भी पैदा होता है, ऋण भी पैदा होता है। पृथ्वी ऋण आवेशित है। अब कैसे है, क्यों है, इसको चर्चा में अभी नहीं लेंगे अपन, फिर कभी अर्थ के बारे में जब अपन पढ़ेंगे उस समय चर्चा में लेंगे, ठीक है। तो अर्थ के अराउंड जो आयन मंडल है उसमें आयन है, जहां धनायन भी है, ऋण आयन भी। अर्थ ऋण आवेशित है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना चाहिए फिलहाल के लिए, क्योंकि उसकी डिटेल में जाएंगे तो कैलकुलेशन है। अब स्वाभाविक है आयन मंडल का धन आवेश पृथ्वी पर उपस्थित ऋण आवेश को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, और ऐसा कोशिश ही नहीं, ऐसा वास्तव में होता भी है। यानी अगर इस प्रक्रिया को घटने दें, होने दें, तो लगभग 4 मिनट 53 सेकंड अपन रफली मान लें, आपको समझाने के लिए कि रफली 5 मिनट, वैसे तो 4 मिनट 53 सेकंड ही पड़ा हुआ है मेरा, तो सब रफली इतने समय में पृथ्वी विद्युत उदासीन हो चुकेगी। क्लियर सब? अब सब पृथ्वी विद्युत उदासीन हो चुकेगी, तो आपके हिसाब से यह हुआ कि इसका मतलब यहां पर आवेश संरक्षण के नियम का पालन नहीं हो रहा, क्योंकि जितना था उतना रहा नहीं, जबकि पृथ्वी तो आइसोलेट है ना? नहीं साहब, यहां भी आवेश संरक्षण के नियम का पालन होता है। कैसे? पृथ्वी निश्चित रूप से आयन मंडल के धनावेश के कारण अपने ऋणावेश को खोती जाती है, खोती। ये धनावेश इस ऋण को एब्जॉर्ब करता है ना? लेकिन बिजली का गिरना, तड़ित झंझा यानी बादलों की बहुत तेज आवाज होना आदि इत्यादि की प्रक्रिया इस पृथ्वी को खोया हुआ आवेश देकर जाती है। आप तो स्पष्ट रूप से बिजली गिरना समझ, बिजली गिर के कहां आती है? अर्थ पर। ये जो बिजली गिरती है ये बार बार उतना आवेश देकर चली जाती है जितना पृथ्वी खो रही है। किसके कारण? आयन मंडल के कारण। तो सब स्थिर विद्युत की में ये स्पष्ट किया है कि बिजली क्यों गिरती है ना? अब आप समझ सकते हैं बिजली को गिरना पड़ेगा क्योंकि आवेश संरक्षण के नियम का पालन होना है, और उसी नियम के पालन के लिए अब आप समझ जाओ हर 5 मिनट में तो बिजली को गिरना ही गिरना है, क्योंकि हर 5 मिनट में अपन कह रहे हैं कि साहब ये आवेश समाप्त हो जाए अगर कोई प्रयास न किया जाए। तो स्वाभाविक है हर इस 4 मिनट 53 सेकंड के अंदर बिजली का गिरना जरूरी है। ये बिजली गिरती है और पृथ्वी जो आवेश खोती है उसको देकर जाती है। तो ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत का सबसे शानदार उदाहरण है। यानी हम ये मानते हैं कि बिजली का गिरना अगर स्पष्ट होता है तो स्थिर विद्युत से। ये सब 7 प्रॉपर्टी होगी। अब 8वीं प्रॉपर्टी है ना, आवेश के गुणधर्म में ये 8वीं प्रॉपर्टी, इसमें 2 पीस में होगी बात। पहले एक पीस कर लेते हैं कंप्लीट। आवेश का क्वांटम, एक पीस तो ये है ना, और क्वांटीकरण, ठीक है ना? 2 बातें। अब आवेश का छोड़ दो, फिलहाल शब्दों को पकड़ लो। आवेश का तो बाद में बात करेंगे ना, अब आवेश का बाद में बात करना होगा हमें, पहले शब्दों पर पहले क्लियर करते हैं। शब्द क्वांटीकरण है ना, क्वांटीकरण शब्द का क्या अर्थ है पहले इसको क्लियर करते हैं, है ना। क्वांटीकरण शब्द प्रोसेस के लिए है, ये प्रक्रिया के लिए है। अब कौन सी प्रक्रिया साहब? तो से अब वस्तु से समझो या भौतिक राशि, अपन डायरेक्ट भौतिक राशि से आ जाते हैं, मैं वस्तु से भी आपको समझा। भौतिक राशि, भौतिक राशि का आदान प्रदान, विनिमय, अंग्रेजी में कहें तो एक्सचेंज, 2 तरह का होता है। एक तो कंटिन्यू सतत, एक डिसकंटिन्यू यानी उसको अपन कहते हैं
विविक्त, उसको अपन दूसरे रूप में कह दें बंडलों के द्वारा। तो भौतिक राशि का एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आदान प्रदान के दो तरीके हैं। एक तो आदान प्रदान सतत होता है, जैसे मान लो अपन पतंग उड़ाते हैं, तो जैसे जैसे पतंग उड़ रही है वैसे वैसे हम धागा देते जाते हैं, है ना। जितना पतंग धागा मांगती है हम धागा देते चले जाते हैं। यहाँ आदान प्रदान में कोई पीस है ही नहीं, यानी यहां तो लगातार धागा जा रहा है, उसमें कोई टूटन नहीं है। हर समय जितना धागा पतंग मांगती जा रही है हम देते जा रहे हैं। ऐसे समझ लो जैसे मान लीजिए आपके हाथ में धागा है और दूसरा जना उसको खींच रहा है, तो दूसरे के हाथ में हर समय रस्सी है, धागा है, और आपके द्वारा उसको जो जा रहा है वो आना जाना या आदान प्रदान, उसको कहते हैं सतत। अब दूसरी प्रक्रिया विविक्त, इसको आप समझ लो जैसे मैं आपको गेंदे कैच करा रहा हूं, तो आपका एक दोस्त और आप दोनों के बीच में गेंदों का आदान प्रदान हो रहा है। आप दोनों गेंदे एक दूसरे को कैच कर रहे हैं या आप दे रहे हैं, दूसरा कैच कर रहा है। गेंदे देने का ये जो प्रक्रिया है इसको आप सतत नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आपका मित्र गेंद लेता है, गिराता है यानी पटकता है, फिर दूसरी गेंद लेने आता है। तो जब वो गेंद लेकर पटकता है फिर लेने आता है, उस बीच में उसका हाथ खाली है, और उसका हाथ खाली है तो स्वाभाविक है गेंद का ये विनिमय आदान प्रदान किसके रूप में कहलाएगा? बंडलों के रूप में। क्लियर? ये मैंने वस्तु से समझा दिया। अगर भौतिक राशि का आदान प्रदान गेंदों की तरह बंडलों के रूप में हो रहा हो, तो भौतिक राशि के आदान प्रदान की इस प्रक्रिया को क्वांटाइजेशन यानी क्वांटीकरण कहते हैं। क्लियर सर? तो क्वांटीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें भौतिक राशि का आदान प्रदान बंडलों के रूप में होता है, सतत नहीं होता है। क्लियर सर? तो सब इसका मतलब आप समझ गए, एक से दूसरी वस्तु की तरफ आवेश का वितरण सतत नहीं है, बंडलों के रूप में। अब आते हैं दूसरी बात, क्वांटम। जब आप भौतिक राशि का आदान प्रदान बंडलों के रूप में कर रहे हैं, पीसेस के रूप में कर रहे हैं, टुकड़ों के रूप में कर रहे हैं, तो इस आदान प्रदान में जो भौतिक राशि का सबसे छोटा मान जिसका आदान प्रदान संभव है, उससे छोटा नहीं है ना, सबसे छोटा मान जो लिया और दिया जा रहा है उसे उस भौतिक राशि का क्वांटम कहते हैं। यानी स्मॉलेस्ट बंडल, सबसे छोटा टुकड़ा जिससे छोटा संभव नहीं, उससे उस भौतिक राशि का क्वांटम कहते हैं। अब कंटिन्यू पूरी बात को कह दूं, जब किसी भौतिक राशि का आदान प्रदान सतत न होकर बंडलों के रूप में होता है, तो भौतिक राशि के आदान प्रदान अर्थात विनिमय की इस प्रक्रिया को क्वांटीकरण कहते हैं। तथा क्वांटीकरण की इस प्रक्रिया में अर्थात टुकड़ों के इस लेन देन में भौतिक राशि का वह न्यूनतम टुकड़ा या वह न्यूनतम मान जिसका आदान प्रदान संभव हो, उसे उस भौतिक राशि का क्वांटम कहते हैं। अब यहां पर बच्चों एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है सर? आप जब क्वांटम बोलें तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जिस मात्रा को आपने क्वांटम बोल दिया
फिर उससे छोटी मात्रा पॉसिबल नहीं है। मैं उदाहरण के लिए समझाता हूं। जैसे मान लो मेरी जेब में कोई सिक्के हैं, एक ही तरह के, क्लियर। अब आदान प्रदान से आप पहचानना वो सिक्के कौन से हैं। जैसे आपने मुझसे 2 रुपए मांगे, मैं दे देता हूं। आपने मुझसे 1 रुपए 75 पैसे मांगे, मैं दे देता हूं। आपने मुझसे 1 रुपए 65 पैसे मांगे, मैं नहीं दे पाता। आपने मुझसे 15 पैसे मांगे, मैं नहीं दे पाता। आपने मुझसे 20 पैसे मांगे, मैं नहीं दे पा रहा। आपने मुझसे 500 रुपए मांगे या 5,000 मांगे, मैं देने को तैयार हूं। आपने मुझसे 5 लाख रुपए मांगे, मैं देने को तैयार हूं। लेकिन आप मुझसे 5 लाख रुपए और 60 पैसे मांगते हैं, तो मैं देने के लिए मना कर देता हूं। क्लियर। आप मेरे से 2,000 रुपए मांगते हैं, मैं देने को तैयार हूं। लेकिन आप मेरे से कहते हैं 2,000 रुपए और 40 पैसे दो, तो मैं मना कर देता हूं। इसका मतलब मेरी जेब में जो सिक्के हैं वह कॉइन किसका है? 25 पैसे का है ना। ये 25 पैसे का 8 गुना है, मैं देने को तैयार हूं। ये 7 गुना है, मैं देने को तैयार हूं। ये उसका गुना बनता ही नहीं है। अब जैसे मैं मान लो ये 1 रुपए 50 पैसे होते तो मैं 6 सिक्के दे देता, लेकिन 65 पैसे हैं। अब 15 पैसे मैं कहां से लाऊंगा? पॉसिबल नहीं। ये 15 पैसे मांगे, मेरे पास 25 का सिक्का, उसे तोड़ ही नहीं सकता। ये 20 पैसे मांगे, मैं दे ही नहीं सकता, 25 का सिक्का है। ये 5,000 रुपए मांगे, 5,000 दे सकता हूं मैं, उसमें 20,000 सिक्के पकड़ा दूंगा। 20,000 सिक्के 5,000 के बराबर है। ये 5 लाख मांगे, मैं 20 लाख सिक्के पकड़ा दूंगा। लेकिन 60 पैसे कहां से लाऊं? मैं 50 पैसे तो देता 2 सिक्के देकर, लेकिन फिर 10 पैसे का कहां से लाऊंगा? तो मेरी जेब में जो पैसे हैं उसका क्वांटम आप किससे कहेंगे? 25 पैसे, है ना। तो कहने का मतलब ये ध्यान रखें कि क्वांटम वह न्यूनतम मात्रा है जिससे न्यूनतम पॉसिबल नहीं, उससे छोटा संभव ही नहीं है। अगर मान लो मैं 15 पैसे भी दे रहा हूं, तो इसका मतलब मेरी जेब में 25 का सिक्के नहीं है, फिर कोई और सिक्के है ना। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप ये बोल देते हैं कि सब फला मात्रा क्वांटम है, तो फिर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो मात्रा अगर क्वांटम है तो फिर उससे छोटी मात्रा संभव नहीं। इसको ऐसे समझें, मिठाई से समझ लें। जैसे मान लीजिए रसगुल्ला 1, उसको हम कहते हैं मिठाई का क्वांटम। अब कोई आपसे कहे मैंने 3 रसगुल्ले खाए, बिल्कुल, क्योंकि सबसे छोटा मान 1 रसगुल्ला। कोई आपसे कहता है 5 रसगुल्ले खाए, बिल्कुल खाए होंगे, क्योंकि 1 रसगुल्ला सबसे छोटा मान। लेकिन कोई आपसे कहता है कि मैंने 4.5 रसगुल्ले खाए, तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि रसगुल्ले का क्वांटम आपने 1 रसगुल्ले को मान रखा है, तो 4 रसगुल्ले तो हो सकते हैं, फिर 1.5 यानी आधा रसगुल्ला कहां से आया? क्योंकि हमने 1 रसगुल्ले को क्वांटम कह दिया, तो फिर उससे छोटा पॉसिबल है ही नहीं, मतलब आधा रसगुल्ला पॉसिबल था ही नहीं, फिर उसने कैसे खा लिया, है ना। अगर मान लीजिए मेरी जेब में 50-50 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे, तो साहब मैं 60 पैसे किसी को कैसे दे सकूंगा? पॉसिबल ही नहीं। हाँ, अगर कोई मेरे से 2 रुपए मांगता दे दूंगा, क्योंकि 50-50 पैसे सिक्के, 2 50 के सिक्के पकड़ा दूंगा। मेरे से कोई 500 रुपए मांगता है, मैं दे दूंगा, क्योंकि मेरे को 50-50 पैसे के सिक्के हैं जिनसे 500 रुपए बनता है। लेकिन कोई मुझसे कहता है कि 500 रुपए और 25 पैसे पकड़ाओ, मैं 25 पैसे कहां से लाऊंगा? क्योंकि क्वांटम मेरे पास कौन है? 50 का सिक्का। तो आपको मैं बार बार चेतावनी दे रहा हूं कि आप इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जब आप क्वांटम किसी क्वांटिटी को बोल दें,
तो फिर आप फंस जाएंगे। फंस जाएंगे का मतलब फिर उससे छोटा मान बोलना आपके लिए संभव नहीं होगा। या बिल्कुल कान खोल के सुनो। अब मैं आपको आवेश के अलावा अन्य उदाहरण से भी ये बात बताता हूं, है ना। अन्य उदाहरण भी मेरे पास हैं जिससे मैं आपको, जैसे मान लीजिए आपने बोहर का द्वितीय अभिगृहित पढ़ा है। बोहर के द्वितीय अभिगृहित में आप कहते हो कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में होते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो, है ना। h/2π का पूर्ण गुणज हो, यानी इसका 1 गुना, इसका 2 गुना, इसका 3 गुना, इसका 4 गुना। तो कोणीय संवेग का सबसे छोटा मान कौन हुआ फिर? h/2π। तो h/2π को क्या कहोगे आप? क्वांटम किसका? कोणीय संवेग का। ये सबसे छोटा मान है। बाकी उसका दुगना कर लो, तिगुना कर लो, 4 गुना कर लो, है ना, वो तो पॉसिबल है, लेकिन उसका सबसे छोटा मान h/2π है। तो स्वाभाविक है, क्वांटम तो पहले भी आ चुका आपके सामने। बोहर के द्वितीय अभिगृहित में साफ कहा है बोर्ड ने कि नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में विद्यमान रहते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। इसका मतलब h/2π कोणीय संवेग का सबसे छोटा मान है ना। और जो सबसे छोटा मान है उसको क्या कहेंगे? क्वांटम। ऐसे आपने प्लांक का सिद्धांत पढ़ा। प्लांक के अनुसार ऊर्जा का अवशोषण व उत्सर्जन सतत न होकर विविध बंडलों के रूप में होता है। ऊर्जा के इस बंडल को फोटोन कहते हैं। तो सब फोटोन ऊर्जा का बंडल है। अब मान लीजिए किसी फोटोन की ऊर्जा 2 जूल है, या फोटोन की ऊर्जा 2 जूल है ना। अब अगर मैं आपसे कहूं 4 जूल एनर्जी दो तो आप दो फोटोन पकड़ा देंगे। मैं आपसे कहूं 6 जूल एनर्जी दो तो आप 3 फोटोन पकड़ा देंगे। मैं आपसे कहूं 10 जूल एनर्जी दो तो आप 5 फोटोन पकड़ा देंगे। लेकिन मैं आपसे कहूं मेरे को 7 जूल एनर्जी चाहिए, तो आप 7 जूल एनर्जी कहां से लाएंगे? 6 जूल तो दे देंगे। 6 जूल तो एक फोटोन की एनर्जी कितनी मान रहे हैं अपन? 2 जूल। तो 6 जूल के लिए तो आप 3 फोटोन पकड़ा देंगे, लेकिन 7 यानी 1 जूल कहां से लाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब हम इस बात को अन्य जगह भी देखते हैं कि अगर हमने किसी को क्वांटम यानी सबसे छोटी मात्रा के दी तो आगे भी हमें संतुलन रखना पड़ेगा। अब आ जाइए डायरेक्ट अपनी बात को, आवेश का क्वांटम कौन है। अपने को तो मुख्य बात ये करनी थी जो अपन करके अपना काम खत्म करते हैं, है ना। आवेश का क्वांटम कौन है? आवेश का सबसे छोटा मान पता लगाने के लिए मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने तेल की बूंदों पर आवेश का मापन किया। तेल की बूंद है ना, तेल की बूंदें। तो तेल पहली बात तो अवाष्पशील द्रव है, यानी तेल वाष्पित नहीं होता। सब्जी इसीलिए तेल में बनाई जाती है या तेल घी में बनाई जाती है। तो तेल अवाष्पशील द्रव है जो अस्तित्व में रहेगा, वह पानी की बूंदों की तरह वाष्पित नहीं होगा। तो आप पानी की बूंदें भी ले सकते थे, पर पानी की बूंदें वाष्पशील है, तो जब तक आवेश की आप गणना करेंगे तब तक वो वाष्पित होकर समाप्त हो जाएगी। इसने मिलिकन ने क्या ली? तेल की बूंदें ली, है ना। तेल की बूंदें अस्तित्व में रहती हैं क्योंकि ये वाष्पित नहीं होते। आप सब्जी में जितना तेल शुरू में डालते हैं, अंत में भी सब्जी में वही तेल बना रहता है ना। क्लियर? तो कहने का मतलब तेल अवाष्पशील। किसी नोजल से स्प्रे करेंगे, नोजल से स्प्रे करेंगे, वहां तेल बूंदों में विभाजित होगा, मतलब घर्षण होगा, तो बूंदें आवेशित हो जाएंगी। मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने इस प्रकार तेल की बूंदों पर या हजारों तेल की बूंदों पर आवेश की गणना की। हैरत वाली बात है कि सभी तेल की बूंदों पर आवेश की मात्रा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के पूर्ण गुणज के बराबर ही पाई गई। यानी किसी बूंद पर 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश पाया गया, किसी पर 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश पाया गया, किसी पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश पाया गया, किसी पे 100 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश पाया गया, किसी पे 500 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश पाया गया।
तो साहब मिलिकन ने जब हजारों तेल की बूंदों पर आवेश की गणना की तो हर बूंदों पर या सभी बूंदों पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज मान पाया गया। इसका मतलब आवेश की सबसे छोटी मात्रा अर्थात आवेश का क्वांटम परिमाण में इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, अर्थात यह आवेश की सबसे छोटी मात्रा है। इस मात्रा से कम संभव नहीं है। इस प्रकार किसी वस्तु पर आवेश धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन होगा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर। मतलब n का मान 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 50 हो सकता है, 220 हो सकता है, 200 हो सकता है, 5 लाख हो सकता है, लेकिन n का मान 1.2 नहीं हो सकता, 1.5 नहीं हो सकता, 1.7 नहीं हो सकता, 2.8 नहीं हो सकता। तो साहब किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होती है, अपूर्ण गुणज के बराबर नहीं। यानी आवेश की सबसे छोटी मात्रा किसके बराबर है? यानी आवेश का क्वांटम कौन है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर। ठीक है ना? तो सब आवेश का क्वांटम परिमाण में इलेक्ट्रॉन पे आवेश के बराबर। इससे रिलेटेड छोटी छोटी कुछ एक बातें हैं जिसको मैं तोड़ तो नहीं रहा हूं, लेकिन एपिसोड फिर लंबे हो जाते हैं, आपको भी समझने में दिक्कत है। तो आज आप पहले इस बात को ध्यान से सुनिए, मैं नेक्स्ट एपिसोड में इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करके कुछ और डिटेल भी आपके सामने डालूंगा। कुछ एक चीजें मैं आपके सामने डालकर इसे, तो आज तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, फिर आप नेक्स्ट एपिसोड देखिए, उसमें मैं फिर इससे संबंधित और बात डिटेल में बता रहा हूं, है ना। मैं आज अपनी बात यहाँ समाप्त कर देता हूं। क्वांटीकरण आवेश के आदान प्रदान की वह प्रक्रिया है जिसमें आवेश का स्थानांतरण पीसेज या बंडलों के रूप में होता है। क्वांटम भौतिक राशि का वह छोटे से छोटा मान है जिससे छोटा संभव नहीं है ना, भौतिक राशि के न्यूनतम मान को उस भौतिक राशि का क्वांटम। थैंक यू बच्चों, कल अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके।